लास्ट स्टडी ऊपर आते हैं। अभी सर हमारे साथ एक आयुष सर है, आयुष सर पढ़ाते हैं, कॉमर्स में पढ़ाते हैं। वे मेरे को लेके आए यहाँ पे पटना में कि चलो हम आपको घुमाते हैं यहाँ पे पटना में, बच्चों से मिलवा के लाते हैं। तो आज मैं आ रहा हूँ या उनकी वजह से आ रहा हूँ। इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आते आते पूरे रास्ते से बात करते करते मेरा टोन बिल्कुल बिहार वाला हो। सर आप तो हमारी टोन में बोल रहे हो, मैं पूरे रास्ते ऐसे ही बोल रहा हूँ। बिहारी हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा प्यारी जगह लगी मुझे। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं पटना बिहार से, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मजा आ रहा है। यहाँ पे अमेजिंग लोग हैं, आप लोगों से मिलने का बहुत मजा। कैसे हो? नवी तो रुके हुए हो है ना? ठीक है, क्या पढ़ना है? कौन सा लेक्चर हो? हाँ डाउट किसके थे? वो कौन है जो मेरा दिमाग खाता है सबसे ज्यादा खिला रहे? तो वो अपनी टोन में पूछ। बढ़िया बंदा। अच्छा माइक किसके हाथ में सबसे ज्यादा रहता है? इसके पास तो रहता है, और भी रहता है किसी के पास? हाँ पीछे से आवाज आती रहती है ना? नहीं लिखेंगे सर, अभी बच जाती है आप स्लाइड है ना? आता है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बजे से आते हैं आप लोग? सुबह 9 बजे से बैठते हैं, मेरा वेट कर रहे हो? सो स्वीट हो गया, बहुत बहुत अच्छा। तो सांस लेने के लिए भी थोड़ा सा पानी लेते हैं। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सही है? उसका मजा आ रहा है क्लास में? टेंशन भी हो रही है? क्या लग रहा है जैसे जैसे पास आता जा रहा है आप लोगों को? लग रहा है पूरा 11 बहुत जल्दी निकल गया। मैंने पहले दिन कहा था 11 ऐसे बीतता है पता नहीं चलता है ना, और बाद में लगता है क्या किया 11 में, को हमने कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है तो अलग लग रहा हूँ, मैं सेम लग रहा हूँ। पटना वाले कह रहे थे अलग लग रहे हो सर आप। अच्छा झूठी तारीफ कर रहे हैं? कह रहे सर नहीं आप वैसे थोड़े मोटे लगते हो पर पतले लग रहे हो। वो तो कह रहे थे सर आप पतले लग रहे हो वैसे मोटे लगते हो, क्योंकि मैं मोटा ही लग रहा हूँ क्या? वैसे ही पतला अच्छा ये कह रहा हाइट कम है ना? हाइट लग रहा होगा उस टाइम पे तो लंबे होंगे पर तुमसे लंबा ही हुआ। एडवोकेट कह रहा है कितना लंबा है? नहीं कह और कौन कौन सी क्लासेस की आ जाता है? एक तो ज्वालजी की क्लास में जल्दी छुड़वा दी होगी आज की सर। मैं मानता हूँ ना जल्दी काम पटना से मिल के आया हूँ, उन्होंने 2-3 टॉपिक बताए सर, इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास मिल लेना, बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसे आप लोग ऊपर से होगा ना, जैसे उन्होंने कुछ फ्लूइड में का टॉपिक बताया, तो मैं सोच रहा हूँ प्लान करूँ, ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं। देखो हम उस कंटिन्यूटी में पढ़ाते रहते हैं तो पता नहीं चलता हम लोगों को कई बार आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ना? सही है। और मैं वही हूँ यार, वो स्क्रीन पे आता है ऐसे क्यों देख रहे हो? रिलैक्स, स्क्रीन से बाहर आ गए हो बस, सिर्फ ये दिखाने के लिए कोई एआई नहीं है है ना? सर है असल में पढ़ाते हैं तो लगे कि हाँ यार टीचर पढ़ाता है, ये आ गया हमारे सामने दोनों के साथ है। अब खर्चा बहुत हो गया मेरे आने में, जो मैंने 10-10 रुपए जोड़े थे। उस दिन तू आया था जिस दिन मेरी सैलरी बढ़ी थी, वैसे
दोनों जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएगी सेम लेंथ के रहेंगे। अगर सेम लेंथ के रहेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर एक की K1 एक की K2 है तो एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 एक की K2 है तो केवल प्लस K2 K1 बस K2 ये क्योंकि इसमें तो आया नहीं होगा ना आया पर ध्यान मार कि सर की सेल क्लियर हो चल कोई बात नहीं अच्छी चीज है ये भी ध्यान रखा करो है ना तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सर कितनी गरीबी में जी रहे हैं नहीं पर तुम्हारी मैम बहुत अच्छी है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे पहले बताना था मैं निकल जाऊंगा मुझे या तो पटना रहना पड़ेगा या फिर यहाँ रहना पड़ेगा बच्चों को देखने को मजा आता है ये सब भाई मस्ती करते हैं अपनी क्लास बहुत मसला बहुत अरे अपनी क्लास चलती है तो कोई सा नहीं पढ़ता सब पढ़ने में भी देखो ये बात माननी पड़ेगी जितना सीरियस बच्चा मैंने बिहार साइड में देखा ना पढ़ा सर से यही बता रहा था सर बिहार से ही है ना इसलिए मैं साथ लाया कि कोई मुझे अगवा ना कर ले इन्होंने कहा मैं ही करूँगा इन्होंने कहा बच्चे कर लेंगे सर बच्चे रख लेंगे बच्चे मुझे पटना से आने नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे कि सर हम आपको अपने पास रख लेते मैंने कहा ऐसे प्यार से रख लोगे तो मैं रह जाऊंगा आपके साथ और पिज्जा पार्टी भी करेंगे मैंने उनको बोला उनके तो सेक्टर से था डोमिनो है ना चलो आपके साथ भी करेंगे पिज्जा पार्टी करेंगे बट आप लोगों के लिए मैं आया हूँ इतनी दूर से कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सर आएंगे तो हम जरूर पूछेंगे सर से कनेक्ट करेंगे कुछ पूछना हो तो बताना पूछ रहे बस आपसे मिल लिए सर दिल खुश हो गया पता चल गया इंसान आधी चल के मेरी तो समझ नहीं आ रही देखो 2-3 साल लगेंगे मुझे फिर से इतना इकट्ठा करने में आपसे मिलने में पर वैसे मैडम बहुत अच्छी है आपकी ठीक है ना रिकॉर्ड हो रहा है ना मैडम बहुत अच्छी है पूरे 101 रुपए दिए थे मुझे आने का एक्स्ट्रा बोनस मैंने कहा था बच्चों के पास जा रहे हो प्यार लेके जाओ बहुत अच्छे बच्चे हैं अभी लास्ट सीट वालों वैसे अरे नहीं आगे बैठते हो बैठते ही नहीं कभी तो बैठते हो कभी कभी चलो फिर ठीक है बैठना चाहिए इंसान अभी मेरा गला बैठा हाँ बोल के आया ना बहुत सारा थोड़ा सा बोला हाँ पर आज मैंने एक चीज देखी अभी मेरी तबीयत खराब हुई मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया तो गला उसका ऐसे बैठा हुआ था तो डॉक्टर ने एक चीज बोली उसके बाद मैं वहीं बैठा रहेगा 2 मिनट बोला इसका गला थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है तो जो वॉइस होती है ना तो फ्लूइड अंदर जाता है पहले अब इसका फ्लो टर्बुलेंट हो गया पहले लेमिनार था मैं ऐसे हो गया मैंने कहा तुम पढ़ते हो क्या फिजिक्स में से डॉक्टर ने बोला तो मुझे समझ में आया कि आप लोगों की लाइफ में फिजिक्स इंपॉर्टेंट है मैं तो ऐसे बोल रहा था पर सच में इंपॉर्टेंट है भाई आप ये देखोगे एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है तो इसका मतलब उन्होंने भी अपनी फिजिक्स की क्लासेस पूरी अटेंड की होगी ये अलग बात मुझे लगता है फ्लो में बोल रहे होंगे फ्लुएंटली अरे लेमिनार टर्बुलेंट तो मुझे थोड़ा सा कनेक्शन सा मिला तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना ये कि फिजिक्स कहाँ काम आती है तो देख लो बेटे आती है फिजिक्स हर जगह काम आती है ठीक है बेटे मेरी वाइफ को तो नहीं भेजेगी तो तू बहुत है ना पक्का बता दे से चीज तो बता दे है ना नहीं जानते ना जानोगे तो नहीं बेटा मैं बताऊंगा तुम जान गए तो मैं अनजान हो जाऊंगा बेटा फोटो रखा है अच्छा तुमने वो वाली तो डांस वाली वीडियो तो देखी किस को डांस करने का मन किया था उसको बोलते हैं कि मन कर रहा था डांस करने का सेलिब्रेशन में करो यार सिलेक्शन दो है ना पंजाबी डांस आता है सबको मैं सिखा दूंगा है ना पंजाबी भांगड़ा सब सिखा दूंगा तो सिलेक्शन तो करो भैया आज नहीं सिखा दूंगा नहीं बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर बड़ा मजा आ रहा है कुछ बोलो यार तुम लोग भी मैं अकेले पटना में तो आप जा रहे थे यार पटना ना क्या था पास था वहां से बिल्कुल मतलब पटना ही एयरपोर्ट से मैं उतरा वहां पे तो मेरा यही था कि वहां पे फ्लाइट 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा रुकने का निकल पर वो बच्चे बहुत ज्यादा हो गए वहां पे मतलब आप लोग वो यहाँ पे जैसे वहां पे और भी बच्चे हो गए प्रॉपर से बच्चे हो गए मुझसे नहीं भी पढ़ते अब वो ये मना तो नहीं कर सकता मैं किसी को आप लोगों को मैं पूरी रात रुक दूंगा टेंशन बस मेरे सुबह को एयरपोर्ट छोड़ा
ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि अगर यहाँ पे आसपास होता तो आपको शायद ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लगता, बट अभी भी एनर्जी बहुत है, अपनी energy की बात नहीं है ना। और आज जरा डाउट नहीं है सर? नहीं, आज में जरा चुप क्यों है? वैसे तो सबसे ज्यादा आवाज करी आती है हमें बहुत लेट है ना, आती है ना, तो मजेदार लगता है। इसकी टोन बड़ी प्यारी लगती है जब भी क्वेश्चन पूछा जाओ तो ऐसा होगा ना, बड़ा प्यारा लगता है। एक सारे बच्चे मैम आपका भी डाउट नहीं है आज? नहीं, कोई नहीं, पक्का नहीं है। वैसे ओवरऑल आप एक बताओ, आप लोग ने अभी तक बैकलॉग वगैरह ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रखा, टेस्ट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल सा ये रहता है और वो चलता है, होता है, बट इसको ये नहीं कहना कि स्ट्रगल हो रहा है। पर ये भी मैंने आपको हमेशा बोला, जब भी टेस्ट देके आओ तो एक एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस जरूर होना चाहिए टेस्ट। जब आप टेस्ट देके आओ तो उसके बाद एक एनालिसिस जरूर होता है कि बोरिंग बात है, ऐसा सिस्टम नहीं है, बोरिंग बात कर रहे नहीं, एक एनालिसिस जरूर करा करो टेस्ट को। देखो बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, क्योंकि 12th में जब हम आएंगे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे वो ये है कि सर 11th भूल गए। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा चांसेस नीट को क्वालिफाई करने के 12th में होंगे, सबसे ज्यादा। और आप देखोगे जब आप ड्रॉपर जो मुझसे आप मिले थे ना, तो वो बहुत प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर इन द सेंस, उनको पता है एक साल उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो अब क्या, अगर इस साल नहीं हो पाया तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, पूरा 11th पढ़ना पड़ेगा, पूरा 12th पढ़ना पड़ेगा। तो वो हमेशा घबराए से रहते हैं, नर्वस से रहते हैं। आपके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा और आप ज्यादा कर भी पाओगे, आप किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं रहोगे। और आपको ये भी रहेगा कि यार बस 12th हमें बस इतना याद रखना, ये साल टारगेट रखना है कि जितनी जल्दी से जल्दी 12th कर सके और जितना बीच में 11th का पोर्शन रिवाइज कर सके। मैं मानता हूँ 11th में कई बच्चे भी फील कर रहे होंगे कि यार आधा तो पढ़ लिया, आधा कुछ चैप्टर तो ऊपर से निकल गया है। वैसे आपको कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा था जो आप बोले पढ़ा? सीरियसली सॉलिड दो तीन दिन में खत्म हो गया। अच्छा लगा, सबसे अच्छा सॉलिड था, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। बस सॉलिड ही अच्छा पढ़ाया मैंने, और कौन सा जो अच्छा लगा? बट्टा वालों ने वैसे रोटेशन ही बोला है, रोटेशन सब कहते हैं हेट्रोमास, वो भी कह रहे थे कि सब जितना लोगों ने डराया था रोटेशन से, उतना मजा आया हमें रोटेशन पढ़ने में पहली बार। तो देखो अगर आपने एंजॉय किया तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है? स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि रोटेशन में उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। बस यार मैं ये कहूँगा, उनको भी मैं एक चीज बता के आया हूँ, आपको भी एक चीज कहूँगा, जो भी हो जाए एंजॉय करते रहना। जिस दिन आपने एंजॉय करना छोड़ दिया ना पढ़ाई को, उस दिन फिर डिस्प्रेशन हो जाएगा आपको, डिस्प्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है ना? कोई डिप्रेशन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, डिस्प्रेशन में नहीं जाना है। अपने को पढ़ना है, खुश पढ़ना है ना, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहना। जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको, कोई प्रॉब्लम लाइफ में भी आए ना, उसको हंसी हंसी फेस कर लेना, है ना? मैंने भी तो की है ना, हंसी हंसी शादी की है ना मैंने। तो मैं आपको देखता हूँ कोई नाराज, कभी उदास नहीं, ना हंसता ही रहता हूँ ना क्लास में मैं, ठीक है ना? कभी कभार गुस्सा आ जाता है, एक आधे को बीच में भी 2-3 दिन पहले हो गया था थोड़ा बहुत, बट ठीक है, तरह तो चलता है। टीचर भी तो लगना चाहिए ना, डांटे ना तो टीचर भी बात है ना? वैसे मैं कम डांटता हूँ, ज्यादा नहीं डांटता, डांटा तो थोड़ा सा नहीं, जितना ही कोई एग्जाम नहीं है। और बताओ तुम लोग क्या फील कर रहे हो फिलहाल, जो तुम लोगों को तुम्हारे मन में ऐसा हो रहा हो कि वो मुझे पता आप खुश हो, मैं आ गया हूँ, इतना ठीक है। अब असली वाली बात बताओ कि क्या फील कर रहे हो, कुछ लग रहा है आपको कि सर ऐसा कुछ हो जाता है? देखो बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को, वही मैंने भी बोला था कि हमें बैकलॉग नहीं करना है। मतलब पहली बात, अगर आपका बैकलॉग नहीं है, आप 12th में आओगे तो चैप्टर को ना रिलेट करो। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे 12th में पहला चैप्टर, देखो अगर तो मैं ही मिल गया आप लोगों को, है ना, तो आप किस्मत वाले हो कि मैं मिल जाऊंगा आप लोगों को। अगर मिला तो शायद ना भी मिलो, ये भी हो सकता है कि कोई और पढ़ाएगा। इन एनी केस कोई भी पढ़ाए वो मैटर नहीं करता, मैटर होता है आपका सिलेक्शन। क्योंकि देखो हमने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत करी 11th में, पर उससे ज्यादा मेहनत आपके घर वाले करते। तो ये चीज समझ लेना, कोई भी टीचर मिले 12th में आप लोगों को, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्योरली ग्रेविटेशन जैसा है, बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा। ग्रेविटेशन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। और 12th कंपैरेटिवली, अगर आपको 11th लगा है ना कि 11th सब मुश्किल है, तो 12th उतनी मुश्किल लगेगी। मैं आपको सीरियस नोट पे कह रहा हूं, 12th आपको बहुत इजी लगेगी 11th के कंपैरिजन। फॉर्मूलाज हैं, उसमें काफी सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे 12th में कि हां सर बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, बट कंपैरेटिवली 11th के कंपैरिजन में एक तो आप
क्या तो सर हमें आदत हो गई है शायद, है ना, कि हम लोगों को इसलिए इजी लगने लग गया, पर नहीं, फिर भी काफी इजी है। और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे खत्म होगा, अगला चैप्टर आएगा रिलेशन है दोनों के बीच में, आप हम लोग को शेयर कर पाओगे। हालांकि आपने 11th में भी देखा होगा, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को आपस में जोड़ के बताया। न्यूटन अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, सपने में कई बार आता होगा, है ना, आप लोगों को ठीक है ना, पता चलता होगा। मम्मी उठाते हुए ऐसा लग रहा होगा न्यूटन उठाता होगा, इनर्शिया कितना हो गया तेरे अंदर, है ना, उठ जा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा फन पार्ट में लेके याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से याद रखें, चीजों को समझ के करो। जितना अभी आपके पास समय है ना, इतना समय ड्रॉपर के पास नहीं होता है। तो मैं बार बार ये कहूंगा, अगर नीट टारगेट है तो ड्रॉपर मत बनना। ड्रॉपर बनना तो आपके लिए थोड़ी सी हेडेक हो जाएगी। ऐसा नहीं है ड्रॉपर के लिए लाइफ मुश्किल हो जाती है, बट जो ड्रॉपर यहाँ पे बैठे हैं उनसे आप पूछो, एक टेंशन रहती है ना कि 11th भी पूरा करना है, 12th भी पूरा करना है। अब आपका सब फील होता है, आप उनके मुंह से सुनो कि यार उस टाइम अगर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। 11th वाला समय कितना क्रीम टाइम होगा, है ना। हालांकि देखो, जो ड्रॉप करके करते हैं वो अच्छी रैंक के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी रैंक आ गई थी, पर उसने ड्रॉप करके और अच्छी रैंक के लिए प्रिपरेशन की। तो अपने अपने एम होता है, ऐसी बात नहीं कि कोई ड्रॉप करता है तो गलत चीज करता है। बट पहली कोशिश अपनी यही होनी चाहिए, अगर हम अभी 11th में अच्छा फोकस बना लेंगे तो शायद ड्रॉप तक की नौबत नहीं आएगी हम लोगों को। एक साल की कीमत बहुत होती है भाई, ठीक है ना, मानते हो ना, तो तुम फील कर रहे हो, तभी बैठे हो इतनी देर तक, वरना वो क्यों वेट करते हैं मेरा, है ना। वो तो मेरे से पढ़ते भी नहीं है, पर वो बैठे हैं देखो सुनने के लिए कि सबकी 2-3 बातें अगर हमारे दिमाग में चली गई तो हमारा सही हो जाएगा, लाइफ सही हो जाएगी और डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। फिर सर को चार्ज करेंगे वो ऊपर से, है ना। सर वैसे तो हमारी फीस 1000 है, आपके लिए 1500 बस। उस दिन वेट कराया था 500 रुपए वेटिंग चार्जेस, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, द थिंग इज कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अभी भी आपके पास समय बहुत साथ है, आपके पास बहुत समय। आप किसी और के नजरिए से देखोगे, हमें लगता है, हमें हमेशा इंसान को लगता है मेरे पास बहुत कम है, बट आप किसी और के नजरिए से देखोगे तो आपके पास बहुत कुछ है इस समय। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो सिलेक्शन के लिए ना, वो टाइम ही है, और आपके पास वो है जो आपके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सो डीमोटिवेट मत होना, कभी निराश मत होना। ऐसे लाइफ में बहुत सारी जगह होगी जब आपको लोग सपोर्ट करेंगे, घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दीदी भैया होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बट बहुत से लोग डीमोटिवेट भी करते हैं। जब आप उनको बोलोगे मैं अंडर 500 रैंक के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर वो आपके ऊपर हंसेंगे भी, जोक्स भी क्रैक करेंगे, आपको बुरा भी लगेगा, फिर आदत हो जाएगी, सही तो कह रहे हैं, है ना। मांस देखोगे अपने तो ऐसा लगेगा ना आप लोगों को। बट इससे पता क्या, ये सब चीजें आपको रोकती है, और नेगेटिव चीज को बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ फिजिक्स का थोड़ा अलग लो लग जाता है। फिजिक्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। अपनी संगत ऐसी चूज करो जो पॉजिटिव बात कर रहा हो, है ना। अगर आपको लगता है यार ये साथ जो मेरा बैठा है ना, ये सारा दिन पनौती ही मारता रहता है, इस स्ट्रेस में तेरा कुछ नहीं होगा, तो फिर आते भी नहीं है मार्क्स, ठीक है। तो पहले तो संगत छोड़ दो, या फिर उसको पॉजिटिव कर दो, क्या उसको समझाओ। अगर नहीं समझता तो पहले ऐसे संगत छोड़ो। ड्रॉपर्स के लिए तो खास कर, ये टाइम बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने का नहीं है भाई। यस सर, है ना। इस टाइम तो ऐसे लोग छोड़ दो बिल्कुल तुम्हारे साथ में, ठीक है ना। अभी मत कहना सर मम्मी पापा ही बोलते हैं हम लोग कैसे छोड़ते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि यू हैव टू कोप अप विद दीस प्रॉब्लम्स। और जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको मम्मी पापा कई बार ऐसे बोल देते होंगे नेगेटिव। मेरी मम्मी बहुत नेगेटिव बोलती थी। मैं बोल रहा था क्या मम्मी बड़ी नेगेटिव, हर चीज को लेकर नेगेटिव रहती हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था वो ध्यान ना जाएंगे, पुत्र कुछ होना जाएगा, ऐसे करके डराती रहती है बहुत ज्यादा, जाने नहीं देती। माँ चिंता करती है, परवाह करती है ना वो तो हमारी। तो घर वाले जो नेगेटिव होते हैं वो हमारी टेंशन के लिए करते हैं। वो कई बार अगर बोलेंगे ना, मैं नेगेटिव से बोलेंगे कि ये बुरा ना लग जाए, वो बुरा बोल देंगे, उनको लगता है इससे अच्छा ही होगा इनकी लाइफ में, इस चक्कर में बोल देते हैं कभी कभी। बट ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको पीछे करने के लिए भी नेगेटिव बोलेंगे, तो ऐसी संगत से दूर रहे, है ना। उनमें मम्मी पापा को इंक्लूड नहीं करना। उसके अलावा सब जो आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपका कोई कुलीग, कोई भी, है ना। टीचर्स कभी कभार आपको डांट देते हैं, ऐसे बोल देते हैं तुम नालायक है, ये है, तो सिर्फ आपको झंझोड़ने के लिए, ताकि आप लोगों का जमीर जाग जाए, जो कि बहुत गहरी नींद में सो रहा है कई बार, है ना। जागते ही नींद से बुरा ही नहीं लग रहा, जो मर्जी बोल लो, पढ़ेंगे नहीं सर। तो उस जमीन को जगाने के लिए कई बार टीचर आप लोगों को बोल देता है, बट उसका अल्टीमेट एम होता है आपका सिलेक्शन। और आप जिस दिन व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे बैठे होगे ना, है ना, बैठे होंगे, फिर हम बैठेंगे आपके सामने, ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आपको। जिस दिन आप बैठोगे सबसे ज्यादा टीचर को खुशी होगी। आपके सिलेक्शन वाले दिन, जब मैं कहता हूँ ना कि सिलेक्शन होगा तो डांस करूंगा, आप सोचोगे सर सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं नाचेंगे क्या, फिर
एक खुशी में नाचता है ना इंसान। अब कोई फंक्शन होता है, कोई किसी घर में शादी होती है, कुछ होता है, कोई तभी तो नाचता है। तो जब खुश होगा तो अपना भी नाचेगा ना आपके साथ। तो सिलेक्शन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सिर्फ आप अपना 100% दे सकते हो, इसके अलावा आपके हाथ से कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि सर इतनी मेहनत की थी, कई बार नहीं भी आता रिजल्ट, वो बहुत ही बात की चीज है। आए ना आए वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में मेहनत करना। और जब आप दिल से सच्चे मन से मेहनत करोगे ना तो बेटा आएगा, ऐसी बात नहीं। अगर वहां नहीं होगा तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां आपको लगेगा आज के दिन जो मैंने मेहनत की थी वो काम नहीं। जो भी आप एजुकेशन, जो भी आप नॉलेज लेके चलते हो ना, वो कभी आपको छोड़ती नहीं। आपको लगता होगा कि यार ये इसमें मैंने इतना समय बर्बाद किया, इसका कोई मुझे फायदा नहीं हुआ, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो भी सीखोगे, जो भी ज्ञान लोगे, जो भी नॉलेज लोगे लाइफ में, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। मेरी बात ध्यान रखना। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बने, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भी बने, और शायद इनकी संख्या ज्यादा होगी क्योंकि नीट का पेपर ज्यादा लोग देते। तो अगर मैं 10 गिना दूं और मैं अपने आप को बोलूं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, तो मैं ये भी बताऊंगा 90 सिलेक्ट नहीं भी तो हुए थे ना कभी मेरे से, उनका बोझ भी मेरे पे। बट मैं आज उनसे बात करता हूँ खुश अपनी लाइफ में, कह रहे सर कोई बात नहीं सर, नहीं हुआ तो पर हम जहाँ आ जाए तो नॉलेज तो काम आ ही रही है, ऐसी बात नहीं। तो लाइफ में आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप नॉलेज रखते हो, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हो, तो आप सही जगह पहुंचोगे। देखो बाकी सब नसीब का खेल है, भगवान आपको जहाँ भेजेगा उसके लिखे के अलावा कुछ भी होता है ना। आप लोग ये चीज तो बिलीव करते हो ना, भगवान में तो सभी बिलीव करते हैं, है ना। बात समझ आ रही है ना। हर पेपर हम भगवान भरोसे ही लेके आ रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, है ना। उस पर पूरा भगवान पूरा भरोसा है, सब पेपर ही जाएगा, है ना। जय माता दी के, जय माता दी की, है ना। ऐसे मात करके बहुत बार आए हैं सर के साथ। तो भगवान पे ये याद रखो, भगवान भी फिर मदद तब करेगा जब आप बहुत मेहनत करोगे। वो भी देखते हैं परीक्षा लेते, तो यार सही भी तो है ना, उसके बच्चे तो हम सभी। अगर भगवान एक ही सुन ले तो फिर कैसे होगा, वो भी तो देखेंगे ना यार, ये बच्चा भी, ये भी मेरा बच्चा, उसके लिए तो सारे बच्चे। तो जब आप मेहनत करोगे, सबसे अच्छी मेहनत करोगे, सबसे अच्छा करोगे, तो वो आपको सही जगह पहुंचाएंगे। और अगर होगी नहीं किस्मत में वो जगह, तो शायद उन्होंने आपके लिए और अच्छा भी सोच रखा होगा, है ना। तो ये कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि फिर भगवान का कहा होगा, फिर तुम्हारे मन का नहीं। हमें क्या, हम तो ज्ञानी, हमें क्या पता क्या सही है क्या गलत है, वो सब जानते हैं। जो हमारे लिए हित में होगा वो वही करेंगे हमेशा, है ना। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। और किसी का कोई अब डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, सर कुछ सीखना है, कुछ करना है, फोटो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ड्रॉपर के लिए जैसे जैसे मतलब टेस्ट बढ़ रहा है, सिलेबस बढ़ रहा है, तो उससे मतलब कि मार्क्स थोड़ा सा डिक्रीज होता है क्योंकि सिलेबस बढ़ रहा है। तो सर उसको कैसे टैकल करें? देखो ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। जब आपका सिलेबस बढ़ेगा तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाएंगी जो हम कर नहीं पाते हैं। जैसे यस आप खुद सोचो, जब सिलेबस कम होता है तो मैक्सिमम चीजें रिवाइज कर पाते हैं, है ना। बट जब सिलेबस ज्यादा हो जाता है तो कई बार इसलिए भी कम आते हैं, हमें लगता है कि चल इस चैप्टर को तो मैंने पीछे पढ़ा था, पर एग्जाम में वो चैप्टर नहीं हो पाता, वो टॉपिक नहीं हो पाता। यस ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है एनालिसिस करना कि टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस हमने नहीं किए और वो किस टॉपिक के हैं, और क्या वो मुझे कांसेप्ट अभी भी याद है या नहीं, यस सर, है ना। और एक चीज होती है बेटा, कोई कांसेप्ट आना और कोई कांसेप्ट में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना कि आप जल्दी कर पाते हैं। कई बार लॉन्ग प्रोसेस से हमने चीज सीखी होती है, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका लंबा होता है कि हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम। यस सर। तो उसके लिए आपको हमेशा एक शॉर्टकट याद रखना है, या फिर उस क्वेश्चन में टेस्ट में एनालिसिस जरूर करना है। एनालिसिस टेस्ट ज्यादा, हर कोई ये कहता है टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना अच्छा होगा सिलेक्शन, पर मैं कहूंगा जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उसके साथ साथ जितने टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखोगे दुनिया छोटी है बहुत ज्यादा फिजिक्स की, जो आपके एग्जाम्स में आती है। आप नीट में ठीक है। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आप 20-25 टेस्ट दे लोगे ना, अभी तो आपने एक साथ इतने नहीं दिए, साल में दे दिए होंगे शायद, बट जब बाद में देते हैं, जब ड्रॉपर्स वाले एरिया में पहुंच जाओगे आप, या फिर जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तो आप बहुत सारे टेस्ट दोगे और आप देखोगे रिपीटेशन बहुत ज्यादा है ना। तो आपको रिपीटेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको लगेगा ज्यादा चीजें नहीं है, बस हम लोगों को कुछ सिलेक्टिव चीजें करनी है और चीजें घूम फिर के वही पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, एक चीज ऐड और मैं करूंगा, रिवीजन का एक स्ट्रेटेजी आप हमेशा बनाओ। यस सर। जैसे आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, आप हाईली मोटिवेटेड हो, आप रिवीजन कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने टेस्ट से पहले रिवीजन की, अच्छी अच्छी बताना। तो रिवीजन अगर आपने किया बैठ, यस सर, तो रिवीजन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जब हम रिवाइज करने बैठते हैं। हम 2-4 मोटिवेशन की किताबें पहले पढ़ लेते हैं,
ऐसा लगता है कि आज दुनिया हम ही काबू में कर लेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है। दो चार वो मोटिवेशन वाली लाइन जो होती है ना, तो दो चार गाने जो इतने अच्छे बने हुए हैं ना, ये हौसला कैसे झुके है ना, ये सारी चीजें सुन के जब आप रिविजन करने बैठे स्टार्टिंग के 2-3 पेज आप पूरे जोश में पढ़ते हो, और उसके बाद तीसरे पेज में जो नींद आती है, भगवान बताए वो नींद बहुत अच्छी होती है ना, बड़ी अच्छी। इतनी नींद कभी नहीं आई जितनी उस दिन आती है जब आप तीसरे चौथे पन्ने पे होते हो। प्रॉब्लम क्या है, आप अपना सारा जोश उन टॉपिक्स पे लगा देते हो जो वैसे ही इजी है। यस सर। आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, चैप्टर की स्टार्टिंग वैसे ही इजी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे स्टार्टिंग में? चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये क्वांटाइज है, ये तो आपको पहले से पता है। अब रिवीजन के टाइम उसमें अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो? आपको रिवीजन करने की स्ट्रेटजी बनानी है, लिमिटेड टाइम है, सोच समझ के बनाओ। मैं सच्ची बताऊं, अगर आप एक काम करो, यस सर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट करो, फिर आपको पता है सिर्फ 60 या 70% रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक वैसे ही मुश्किल आता है ना, मुश्किल है। तो पर अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको याद आ जाएंगे, तो उसी में जो स्टार्टिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा, तो आपको वहां तक जाना ही नहीं। बात समझ में आई? पीछे से पकड़ने का चैप्टर फायदा क्या है? पहला फायदा, आप हाई एनर्जी में होते हो। मोटिवेशन की किताब पढ़ी है ना थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों ने YouTube पे वीडियोस देखी है मोटिवेशन वाली, है ना, खून एकदम उबाले में होता है ना, उस टाइम तो आप सबको बाहर निकाल देते हो कमरे से, मैं पढ़ूंगा पूरे दिन, है ना। पर उस समय अगर आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे ना जो मुश्किल वाले हैं, या पीछे से स्टार्ट करोगे, तो मेजर चैप्टर आपका 30-40% रिवाइज करने में ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप वही एनर्जी स्टार्टिंग में लोगे तो थोड़ी देर में बत्ती गुल हो जाएगी, इंटरेस्ट ही चला जाएगा। ठीक है बेटा, इसको एक बार करके देखो। अभी और बोलो है कुछ और? मुझे लगता है सबकी बैटरी डाउन हो गई, सबके बेचारे वेट कर लेते हैं मेरा। माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हो गया आप लोग। हाँ, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए? देखो, जैसे मान लो आपने अभी फुल सिलेबस टेस्ट तो कोई नहीं दे रहा, सिलेक्टिव चीज का दे दो टेस्ट, है। तो कई बार क्या होता है ना, जब टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर साथ के साथ आपकी मतलब बेसिकली हैंड होल्डिंग करके कराते हैं क्वेश्चन, है ना। फॉर्मूला बताया, इसमें क्यू चार्ट डाल दो, इसमें 5 चैनल नोट डाल दो, सब कुछ डाल दो, उस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा हम लोग मदद करते हैं, बट टेस्ट में क्या होता है आप अपने अकेले के नहीं, है ना। एक चीज समझना ध्यान से, जब आप टेस्ट देके आओ, मैंने ये बोला था, जब आप टेस्ट देके आओ तो आप पहले उस टॉपिक से अच्छे से देखो कि कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए, वो कौन सा चैप्टर के। अगर एक ही चैप्टर का है तो आपको पता ही है, तो आपके लिए और अच्छा फनल क्रिएट हो गया कि मुझे इसी टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और उसको लिख लो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है ना, मेरी और सबकी, आपकी सबकी कॉमन बात कह रहा हूँ, भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मेरी तो थोड़ी उम्र भी हो गई है, मुझसे 1-2 साल बड़ा ही हूँ, है ना। तो 2 साल 1.5-2 साल की तो बात ये है कि हमें लगता है कई बार हम कोई चीज ऐसे सोचते हैं कि ये चीज तो मुझे पता होगी, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, पर इसके बाद जितनी चीजें पाइल अप हो जाती है वो चीज कभी आती नहीं है। तो एक जगह अगर आप नोट करके रख लोगे ना, एक जगह रख लोगे, तभी मैं कहता हूँ क्लास में भी, तभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते हैं। या क्लास में जब कोई टॉपिक हमें बहुत मुश्किल से समझ में आया हो, खासकर उन टॉपिक को जरूर स्टार मार्क्स करो, जरूर करो। आपको टीचर बोले ना बोले, टीचर का वेट मत करो, आप अपने लिए करो, है ना। और रिवीजन स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से बनाओ कि हर चैप्टर के बाद, हर एक क्लास के बाद ये अगर आप करना चाहो तो मैं कह रहा हूँ ये इससे बड़ी चीज नहीं। मैं बता रहा हूँ इससे पेन बहुत होगा जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, पर इससे लाइफ में चीजें आसान हो जाएंगी। आपने आज एक लेक्चर लिया 2 घंटे का, मान लो 2 घंटे का लेक्चर आपका होगा, 1 घंटे 45 मिनट की जो भी क्लास होती है। क्लास में मैं नहीं मानता कि टीचर जब पढ़ाता है तो आपको समझ में नहीं आता, आपको आ जाता है। प्रॉब्लम आती है जब हम क्वेश्चंस करते हैं या बाद में रिवीजन करते हैं। अगर आप उसी दिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद 15 मिनट दे दो उस चैप्टर, उस क्लास को दोबारा से, और उसमें अपने हाथ से चीजें लिखो। टीचर के शॉर्ट नोट्स नहीं चलेंगे, आपके दोस्त के शॉर्ट नोट्स नहीं चलेंगे। आपके दोस्त के शॉर्ट नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाए हैं कि उसको क्या याद नहीं रहेगा, क्या याद रहेगा। टीचर ने अपने हिसाब से बनाया है जो उसको मुश्किल लगता है। टीचर के लिए भी मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं, कोई टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो हम किसी टॉपिक को बहुत स्ट्रेच करते हैं, किसी को जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते हैं। मेरे अपने पर्सनल फेवरेट टॉपिक भी होंगे जो मुझे अच्छे लगते होंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो आपको भी दिखता होगा, है ना। जैसे रोटेशन मेरा फेवरेट चैप्टर था, तभी आप सब कहते हो रोटेशन में तो मजा आ गया, है ना, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था अपने टाइम पे।
तो आपको क्या बुरा लग रहा है, आपका कहाँ अच्छे से कितना अच्छा टॉपिक को एक्नॉलेज कर पा रहे हो, ये तो आप ही जानते हो। आपको 1 घंटे 45 मिनट के बाद वो 15 मिनट बहुत पेनफुल लगते हैं, क्योंकि दोबारा मन नहीं करता है, इतनी मुश्किल से तो क्लास खत्म हुई है, वो 15 मिनट क्यों दूंगा उसको। पर अगर आपने 15 मिनट दिए तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार मुश्किल लगेगा, उसके बाद आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी उस चीज की, आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं। आप लोग किस किस को साइकिल चलानी आती है? साइकिल सबको चलानी आती है पक्का। जब आप फर्स्ट टाइम किसी साइकिल को ऐसे खड़ा हुआ देखो, मान लो आपको आज भूल जाओ साइकिल चलानी आती है आपको, आप साइकिल को देखो, आपको देख के लगता है ये चला सकता है कोई बंदा, ये जो खड़ी भी नहीं हो सकती है ना। कार तो चलो स्टैंड में जाती है, चार्ज नहीं है उसमें, साइकिल को देख के मैं तुम्हें बोलूं कि इसको चलाओ, तुम कहोगे पागल हो गए लगता है, ये तो खड़ी भी नहीं हो पाएगी, इसको चलाना कैसे है ना? बोलोगे या नहीं बोलोगे? लॉजिकल बात है भाई, नहीं देख के लगता है नहीं चला पाओ। अब जिसने साइकिल चलानी सबसे पहले सीखी होगी, किसी ना किसी ने तो सिखाई होगी आपको साइकिल चलानी। जब आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाने के लिए क्या मारना पड़ता है? सबसे पहले पैडल मारना पड़ता है ना। तो जब आपको उसने बोला होगा साइकिल चलाओ, तो पहली नजर आपकी कहाँ जाती है? पैडल पे। और जब आप पैडल मार रहे होते हो तो जो पीछे सिखा रहा होता है वो फिर आपके सिर पे मारता है, कहता है सामने देख, है ना। क्यों होता है वो? क्योंकि हमारा फोकस पैडल पे होता है, क्योंकि हमें पता है साइकिल चलनी तो इससे। तो दिमाग कहाँ जा रहा होता है? पैडल पे चल रहा होता है कि पैडल घुमाना, पैडल घुमाना, पैडल घुमाना, है ना। और इतने में सामने ठुक जाओगे, इतना कि पीछे वाला तुम्हें बोलेगा भैया सामने देख, सड़क पे पैडल को क्या देखता है? होता क्या है, शुरुआत में ध्यान यही जाएगा था जितना मर्जी पीछे वाला मार, फिर आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे, वैसे देखोगे, है ना। होगा ना, थोड़ा सा नीचे देखेंगे, थोड़ा सामने देखेंगे, फिर एक दिन क्या होगा, आप कम देखोगे नीचे, फिर एक दिन होगा आप देखोगे ही नहीं नीचे। क्यों? आपका ब्रेन सीख चुका है पैडल में, आपको बताना पड़ता है नहीं। अच्छा, आप सुबह सो के उठते हो कि अपने पैरों को देखते हो चलने के लिए, पैर कैसे चल रहे हैं, उंगलियां सही चल रही है नहीं चल रही है ना, ये लेफ्ट पैर आगे आया या राइट पैर आगे, नहीं देखते ना। क्यों? क्योंकि ब्रेन सीख किया ना वो चीज, आदत, ये आदत है, ये बॉडी सीख जाती है। इसलिए मैंने बोला ये पेन आपको एक दिन लेना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा 1 घंटे 45 मिनट के बाद सर टाइम ही नहीं मिलता है, सर ऐसे बोलते हैं सारे बच्चे मेरे से, टाइम ही नहीं मिलता है सर, इतनी सारी क्लास है। बेटा 24 घंटे ही सबको दिया भगवान ने, है ना। किसी के पास ज्यादा नहीं, जो टॉपर है उसके पास भी है, पर उसने 24 घंटे में से कहीं ना कहीं दिन पे अपना टाइम निकाला है, वो 15 मिनट निकालो। और मैं कह रहा हूँ शुरू में मेरी बात मानना, शुरू के हफ्ता 2 हफ्ता बर्डन लगेगा, बहुत लगेगा। साइकिल चलाने में भी लगा था, मेरा बेटा 1 साल का हो गया, उसको मैंने चलते हुए देखा है भाई, मैंने अपने हाथ चलना सिखाया उसको, हमारा हाथ पकड़ के चला है, मुझे पता है वो एक एक स्टेप लेना कितना मुश्किल था, पर अब वो बेफिक्र होकर चल रहा है ना। अब वो चलना चालू हो गया तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं देता। पहले वो भी बहुत देखता रहता था, ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे चलता था। तो जब आप एक बार चलना स्टार्ट कर देते हो, सीख जाते हैं ना लाइफ में, फिर स्ट्रेस नहीं आता। तो हमारी आदत है ना। और एक चीज मैं बताता हूँ, जिंदगी में भी ना, जब भी हम कोई काम करते हैं ना और हमें मुश्किल लगता है या फिर हम कतराते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये चीज करनी पर हम नहीं करते, आलस, एनर्जी का, है ना, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि हमने डेडलाइन बना रखी है हर चीज की अपने दिमाग में, अभी तो इसमें बहुत टाइम है, ऐसा होता है, अभी तो टेस्ट में बहुत टाइम है, अभी तो ये वाला टेस्ट आने में बहुत टाइम है, अभी तो कुछ नहीं है ना। बट अगर आपने अपने माइंड में डेडलाइन थोड़ी पहले की बना रखी होगी ना, नहीं मुझे आज की डेली बेस की डेडलाइन है कि मुझे आज ये करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी भाई, है ना। इस तरीके से अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस आनी जरूरी है, लगाम बहुत जरूरी होती है अपने ऊपर। मन बेलगाम घोड़ा नहीं है, ये तो उधर दौड़ा है, अगर आपने इस पे लगाम लगाई है ये उसी का होगा, ठीक है। लगाम लगानी बहुत जरूरी है। मन का क्या है, मन तो करेगा ही ना कभी कोई काम करने के लिए, जिसमें उसको टेस्ट हो वो काम नहीं करेगा, है ना। मन तो यही रहेगा, सो जाते हैं थोड़ी देर चद्दर लेके और थोड़ी देर कंबल ले लेते हैं, ठंड भी बढ़िया पड़ रहा है इस बार तो मजा ही आ रहा है ना। तो मन पे लगाम लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। तुम्हारा कोई क्वेरी नहीं है? सब क्लियर हो गया, सेम क्वेरी। जैसे इससे पिछले बार पेपर आया था, उसको तो फिजिक्स का बहुत हार्ड पेपर था, और इस बार पिछले के कंपेरिजन में इस बार जो सर इसलिए सबसे पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका भाग। हाँ मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना एक माइंडसेट में आपको बताता हूँ, हम जो पेपर दे रहे हैं ना, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटेजी चलती है। आप जेईई एडवांस के एक बच्चे को उठाओ और उसे 45 क्वेश्चन करके दिखा जेईई एडवांस, नहीं चल सकता, तो आप कैसे कर सकते? पहली बात आपने समझा ही नहीं एनटीए चाहता है, एनटीए आपको समझाना चाहता है कि मोनोपोली नहीं चलेगी। हमने ना एक परसेप्शन बना लिया कि पेपर आसान है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, अब बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया, नहीं एनटीए प्रिडिक्टेबल हो गया, चैलेंज कर दिया लोगों ने, उठाओ
चलो नहीं आ रही बात ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ में, कई बार हो जाता है, ठीक है ना। और वो गलत चीज नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, आप अपने फ्रेंड के साथ सारा दिन घूमते हो, आपका फ्रेंड प्रेडिक्टेबल नहीं है, आपको नहीं पता उसको किस बात से गुस्सा आता है, आप 2 मिनट नहीं लगाओगे अपने दोस्त को गुस्सा दिलाने में, तुम्हें पता है ये किससे चढ़ जाएगा, तुम्हें पता है इसकी हाइट छोटी है, बोल ओए कोने, तुम्हें पता है चढ़ जाएगा, है ना। तुम्हें पता है उसका रंग कौन सा साफ है, वो काले बोलो चढ़ जाएगा, यू नो योर फ्रेंड वेरी वेल। तो इंसान प्रेडिक्टेबल है, तो एनटीए जिस तरीके से पेपर डिजाइन कर रहा है, वी कैन से कि प्रेडिक्टेबल का प्रेडिक्ट कर रहे हैं उनका पेपर, तो बट दिस इज प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इज नॉट श्योरिटी। तो प्रेडिक्शन करना इज नॉट अ बैड थिंग। तो जो टीचर ने भी आपको बोला वो प्रेडिक्शन उनकी गलत नहीं थी, या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी लगाना सही ही था, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत चीज करते हैं। जब टीचर बोलते हैं हम भी बोल जाते हैं, छोटे छोटे ही क्वेश्चन कितनी बार आता है इस बच्चे से ले लो, मैं तो बोलता ही हूँ क्लास में, मैं नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे बोल देते हो, क्योंकि आ रहा है इसलिए तो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। मतलब हम लोग माइंड रीड कर रहे हैं एनटी वालों से। अब मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप भी देख रहे हो आपके टीचर जेईई मेंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जेईई मेंस को तैयार कर रहे हैं, ये नीट भी कौन कर रहे हैं। अब नीट में क्वेश्चंस पेपर कम होता है, साल में एक बार होता है, और जेईई का बहुत शिफ्ट्स में होता है, तो वो चाह रहे हैं कि एनटीए का दिमाग पढ़ ले, इतने क्वेश्चंस कर ले जेईई मेंस के, उन्हीं में से तो क्वेश्चन नीट में फंस जाएगा। पर उसके बावजूद अगर आप 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस को छोड़ दो, ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे उस पेपर में भी, आप मान लो चलो मैं 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ, बट 35 क्वेश्चन तो कर सकते थे लास्ट ईयर। सिलेक्शन तो उसका हो गया ना, जिसने 40 क्वेश्चन किए थे वो तो फर्स्ट रैंक ले आया, तो तुम क्यों डरे? जिसने 40 कर दिए होंगे, 45 कुछ 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, उसका सिलेक्शन तो हो गया था ना। तो हमें सारे थोड़े ना करने थे पेपर में क्वेश्चन, बेटा हमें दिमाग लगाना है कि ये रेस है, रेस लगा रहे हैं हम लोग, तो रेस में जो जीतेगा, जो सबसे आगे दौड़ रहा होगा। तो आप कंपटीशन एग्जाम में जब पेपर देने जा रहे हो, अगर बहुत टफ आ जाता है बेटा, तो घबराना नहीं है। यही तो मेंटालिटी है पेपर बनाने वाले की, सेट करने वाले की, कि वो आपके नर्व्स को चेक करना चाहते हैं। सोचो आप लाइफ में डॉक्टर बन जाओगे, मुझे पता है आप सब पे भरोसा है ना, मैक्सिमम लोग बन जाएंगे, इतनी मेहनत करोगे तो बन जाओगे। कोविड के लिए तैयार थे क्या डॉक्टर? चैलेंज आएगा, फेस किया, अब वो बोल दे कि ये तो हो नहीं सकता था, लोग पत्थर मारने लग गए डॉक्टर को, जैसे लोग टीचर को भी बोलने लग गए उल्टा सीधा, लोगों ने बोला है ना, और मैं इसके खिलाफ हूं कि कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, अगर नहीं आया साल उस तरीके का पेपर, तो ये मतलब नहीं कि तुम उसको पत्थर मार दो, उसको गलत बोलो। वो सारे साल मेहनत कर रहा है, उसने बहुत सारे सिलेक्शन कराए हैं, वो तुम्हारे भले के लिए ही कराता है। तो तुम डॉक्टर हो, आप इस चीज को अच्छे से समझो। जब कोविड आया, अगर लोग बोलने लगे क्या एमबीबीएस किए हैं, कोई कोविड का इलाज नहीं मिला, चैलेंजेस लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। तो आपको एनटीए अभी से प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए चैलेंजेस है, पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन मुश्किल आ सकता है, बट आपको दिमाग लगाना है कि वो मुझे भी अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। 45 क्वेश्चन में से वो 5 या 10 क्वेश्चन बाद में भी कर सकता था। मैं डरा क्यों, मैं पैनिक क्यों हो गया? पैनिक इसलिए हो गया क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि भैया 720 मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये अच्छी चीज की है एनटीए ने लास्ट ईयर, ये बहुत अच्छी चीज की है कि उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज डाली 720 नहीं लाने, मैक्सिमम मार्क्स लाने, ग्रोथ हमारी अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ कंपेयर करो अपने स्कोर को, जब यहाँ टेस्ट होता है कि मेरी रैंक क्या आ रही है, आप कंपेयर करो कि मेरे 720 आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, ज्यादा लोगों में देने चाहिए। इसलिए हम लोग कभी कभी बच्चों को बोल देते हैं आरटीए वाला टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठ के टेस्ट दो, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में हो। आप मुश्किल पेपर में भी आपको पता चलना चाहिए 720 सबके नहीं आ रहे, मुश्किल पेपर देख आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। पर आप ये देखो, आप सही मार्क्स आ रहे हैं, कंपैरेटिवली सही स्कोर कर रहे हो, गुड है ना। सो इस तरीके से सोचना, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो करा रहे हैं, दैट इज वेरी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको फिर बता दूं, जो क्वेश्चन को 5 आएंगे, अगर ऐसे 5 फिर से आएंगे तो भी तुम नहीं है ना। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छी मेहनत करनी चाहिए, है ना, पर इतने लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जेईई एडवांस में मुश्किल आते हैं, पर वो सारे नहीं कर पाते। टाइम भी तो है, आपको 45 थोड़े ना करते हैं, तो आप कैसे कर लोगे? आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर स्टैंडर्ड इतना ही ज्यादा बढ़ जाए आपके एजुकेशन का, फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओ, तो गलत चीज है। बट प्रोबेबिलिटी जो है वो बेटा करनी है, तो उससे मत डरना। अच्छी चीज है, टीचर आपको एडवांस का पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करा रहे हैं। मैं अपनी यकीन बैच में जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कराता हूँ, 11th में कम कराता हूँ, और यकीन वाला जब बैच आता है कराता हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आप सोच रहे होगे सर हमें भी करवा दो, बहुत सारे इसलिए नहीं कराए जाते। आप जो पढ़ रहे हैं आप ये देखते होगे, जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन आता है उसमें 11 25 कंपाइल होते हैं,
तो वो जे एडवांस के, तो आप सोचो कि सर हमें क्यों नहीं कराते जे एडवांस के, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाओगे भाई, क्योंकि उसके लिए अभी आपको 12th भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, और आपका वो मेंटल लेवल भी होना चाहिए। मैं आपको करा दूं और वो बहुत मुश्किल हो जाए, फिर आप अगले दिन ही सोचो कि आज जाना ही क्यों है क्लास में, जब होता ही नहीं है उससे, वो चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते रहो, मैंने कोई बोला जो भी है प्रॉब्लम का सामना कैसे ऐसे ही करते रहो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, ठीक है ना। मेरे को देखा ना खुश रहता हूँ ना मैं, हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स आप जानते ही, प्रॉब्लम नहीं है वो मेरी, ऐसे क्यों सोचते, ठीक है ना। तो फिर उसको लेकर के अगर तो परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आगे और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसके लिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि इसके इस केस के लिए क्या है, तुम पहले एक अपना आपको सीधी सी बात है कि जिंदगी में ना पहले चलना सीखते हैं इंसान, बाद में दौड़ना सीखते हैं। तो अगर तुम चल नहीं रहे हो, सोचो सीधा उठ के मैं दौड़ दूंगा ना, तो तुम गिरोगी, उनके बल गिरोगे, तो तुम पहले चलना सीख लो अच्छे से। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर वो जे एडवांस के नहीं हो रहे हैं, तो अगर वो 10 करा रहे हैं, तुम्हें 6 भी आ जाए ना, चुपचाप एब्जॉर्ब करो, बर्डन मत लो। तुम्हें नहीं पता अगले साल क्या पता, अगले साल पेपर फिर से इजी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा वो मुश्किल ही देगा, और हो सकता है बहुत मुश्किल भी दे। बट जो तुम खुशी खुशी कर पाओ, जो तुम्हारा मेंटल स्टेटस में अलाउ करे, उतना तो पहले करो अच्छे से, है ना। समझो, सर से समझो, अगर तुम्हें लगेगा बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो पहले एग्जाम में फिल्टर करना सीखो, तुम्हें भी फिल्टर करना आना चाहिए। तो 45 में से कौन से क्वेश्चन मेरी हद के बाहर है, कौन से बिल्कुल ही अजीब से क्वेश्चन है ना, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और किसी के कहने पे रुकना नहीं है। भैया दीदी जो आपको गाइडेंस देते हैं, मैं मानता हूं उनसे लो, प्रॉपर सी बात सुनो। ये भी भैया दीदी हैं आपके, है ना, दीदी तो नहीं है, भैया ही है, ठीक है। अगर कोई आपको गाइडेंस करता है, उनकी बात सुनो, बट एक चीज सोचो कि वो ड्रॉपर है ना। कई आपके भले के लिए भी कहते हैं, कई लोग जबरदस्ती भी आप लोगों को कोई गाइडेंस दे तो पहले टीचर की सुनूंगा ना, क्योंकि वो खुद हमारी बात सुन रहे हैं यहाँ पे। और कई बच्चे मैंने देखे 11th में आने के बाद ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है उनसे सीख लेते हैं, टीचर से ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, ठीक है ना। उनको भी तो जरूरत पड़ रही है हमारी गाइडेंस की, है ना। तो आप उनसे गाइडेंस दो, उनकी काम की बात सुनो, है ना। बट अगर आपको कोई लगे, है ना, कि वो मूवी देखती ना, ये रोंग नंबर है ना, अगर आपको समझ में आए कि कोई आपको उल्टी कर रहा है, दे रहा है, अरे कितना होगा, मेरे को तो 4 साल हो गए, तू कम से कम 5 साल लेगा, है ना, ऐसे आपको बोले, आपका एनालिसिस करके आपको मीठी मीठी बातें करे, तो समझ जाना ये रोंग नंबर है, उससे दूर रहो, ठीक है, ठीक है। और बताओ, हाँ जी, ये मैंने एक बार तुमने पहले भी तो पूछा था, तो मैंने यही बताया था बेटा, ये ना सबका अलग होता है। आप लोग क्या करते हो सबसे पहले? कोई फिजिक्स बोल रहा है, कोई बायो बोल रहा है, ये आप पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप स्पीड किस तरीके से अलाउ करती है। मेजॉरिटी 80% बच्चा पहले बायो, क्योंकि उसकी बायो में कमांड अच्छी है, उसको लगता है कि मैं एटलीस्ट कवर कर लूं, एक सेफ लेवल तक पहुंच जाऊं बायो, क्योंकि इतनी अच्छे से हमें पढ़ा दी जाती है, गवर्नमेंट बोल दी जाती है, और एनसीईआरटी के पास है ना, और एनसीईआरटी आपको सिर्फ पिला दी जाती है घोट के एकदम काढ़े में कि तुम कर ही लोगे बायो। मुझे मैंने देखा, अब आप मेडिकल लाइन अगर जा रहे हो डॉक्टर में, तो फिर बायो मुश्किल लगी, फिर तो ऐसी छोड़ दो, तो जब तुमको वैसे बोलोगे तो बायो मुश्किल लगी, अब क्या करेंगे। तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, रिक्शे वाला भी है, साइकिल वाला भी है, बहुत सारी दुकानें हैं, खुली भी है, ठीक है। अब तुम ये कहो कि बायो मुश्किल लगे तो मुश्किल ही हो जाएगा ना, फिर बायो तो आपको होनी ही चाहिए अच्छी। और अच्छी बात यह है कि अभी तक एनडीए ने बायो में टेस्ट लेना चालू नहीं किया, अगले साल ये भी हो सकता है बायो मुश्किल आ जाए, ठीक है ना। आया था लेकिन मतलब बायो लेंदी आया था, या जैसे भी है, मतलब बायो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, बायो भी चैलेंजिंग हो सकती है, तो इसके लिए तैयार करना। मान लो जैसे देखो, इस साल एक सिनेरियो ये हो सकता है, ये लोग आप तो भी नहीं देने जाओगे, आप देने जाओ पेपर, हो सकता है बायो बहुत ज्यादा लेंदी और फिजिक्स बहुत इजी है। वही सर, सारे जो है मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं किसी सब्जेक्ट के फेवर में हूँ, किसी के अगेंस्ट मैं हूँ, आपके सिलेक्शन के फेवर में। मैं ये नहीं कहूँगा फिजिक्स के 45 क्वेश्चन करा, केमिस्ट्री करा, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर फिजिक्स के 30 क्वेश्चन करने में सिलेक्शन हो रहा है और बाकी पूरे कर पा रहा है, ऐसा पेपर आ रहा है, तो छोड़ दे फिजिक्स 30 कर ले, क्या दिक्कत है। स्ट्रेटेजी, अगर मैं सबको साथ नहीं लेके दूंगा तो मैं सिलेक्शन कैसे करूँ। पर मैं ये भी बोलूंगा कि ऐसा भी हो सकता है इस बार बायो इतनी लेंथी आ जाए कि बायो के 30 में से और मुझे लगे फिजिक्स के 45 हो सकते हैं, तो ईगो पे क्यों लेना कि बायो ही तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं बायो नहीं करूंगा तो मेरा डॉक्टर नहीं। अरे छोड़ो यार, 45 क्वेश्चन करो, ठीक है ना, देखी जाएगी, बाद में बन जाएंगे, डॉक्टर सीख लेंगे, है ना। तो ईगो पे कभी नहीं लेना, चैप्टर को ईगो पे मत लेके जाना,
कई बार पता है क्या होता है, जैसे आपने बोला सर आपने रोटेशन क्या संभाल होता है, क्या बढ़िया पढ़ाया, मैंने एक टेस्ट लिया उसमें रोटेशन के 5 क्वेश्चन थे, तुम्हारा एक भी नहीं। जब मैं सोचा कि मैं क्या नजरिए मिलाऊंगा अपने आप से, क्या ही बोलूं मैं, सर को बोला था बड़े बड़े वादे किए थे, तो आपने वो 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, 5 क्वेश्चन के लेते हैं, कहीं कोई समझदारी नहीं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, सबकी वेटेज सेम है ना, किसी क्वेश्चन से प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, किसी से तुमने शादी नहीं कर ली, ये क्वेश्चन मेरा ही है ना, मैं इसको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, तो किसी का नहीं हो सका, मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा, है ना, नहीं जा हट में जा, मुझे 4 नंबर चाहिए, मैं दूसरा कर लूंगा, नहीं होता मेरा तो जा, है ना, ब्रेकअप कर लो उस क्वेश्चन से, ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है इसे, ठीक है ना, छोड़ दो उस क्वेश्चन, ठीक है, पक्का। तेरे को क्या तू क्या करता है पहले सबसे पहले बता, फिजिक्स केमिस्ट्री पर कभी जैसे फिजिक्स को टेस्ट करते हैं तो मार्क्स अच्छा आ जाता है, पहले और बायो को करते हैं तो ये हो सकता है बेटा, तुम्हारी फिर अपने भी तरीका होता है, तुम अगर तो फिजिक्स में पहले कंफर्टेबल हो ना, कई बच्चे सोचते हैं जो सबसे मेरा जिसमें मेरी कमांड अच्छी है या फिर जिसमें मुझे डर लगता है या फिर मुझे लगता है इसको टाइम से निकालना है, उसको पहले निकाल लूं, है ना, जैसे अच्छा घर में भी तो कई बार होता है जब कोई चीज हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे मेरी भतीजी थी, वो क्या करती थी, उसको मीठा अच्छा लगता था तो उसको थोड़ा सा लड्डू वगैरह देते थे, तो पूरा खाना खा जाती थी, लड्डू बिल्कुल लास्ट में खाती थी, उसको लगता था लास्ट में फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, है ना, तो ऐसा होता है कई बार टेस्ट में, हम कुछ चीजों को बचा के रखते हैं अपने लिए, तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अलग है, तो जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा मेरे लिए बायो पहले बनी है या फिजिक्स पहले बनी है ना, तो अलग तरीके से जब किसी को फॉलो मत कर, तू देख तेरा स्कोर किससे अच्छा है बेटा, जहां तुम्हें लगे कि सर यहाँ आ रहा है तो सर इसी को बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब उनकी अलग अलग है, तुम भी देखो कहीं एक जैसे लास्ट टाइम बच्चों ने मुझे बताया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले पेपर को रीड करते हैं 10 मिनट पूरा थोरली, और रीड करने से बायो उनकी माइंड में सॉल्व हो जाता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का आइडिया लग जाता है, एक आध बार करके देख लेना, टेस्ट में हो सकता है 5 नंबर कम हो जाए तो मुझे बोलना मत, ठीक है, कोई नहीं, एक आधा टेस्ट चलता है, थोड़ा गैम्बल तो खेलना बनता है ना, कि इससे तुम्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजी है, कई बच्चों ने मुझे बोला है और उनके मार्क्स अच्छे आए थे कि वो 10-15 मिनट देते हैं रीड करने में, मैंने कहा फिर तुम्हारे 10-15 मिनट तो बर्बाद हो जाते हैं, क्या नहीं सर में फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि रीड करने में कई आंसर दिमाग में ही आगे बढ़ोगे, जब तूने दोबारा क्वेश्चन देखा तो तुम्हें पता था उसका आंसर क्या होगा, तो टाइम तो बच गया सर, कोई वेस्ट नहीं हुआ हमारा टाइम, है ना, तो 10-15 मिनट रीड कर लेते और कोई पता चल जाता है इस पर फिजिक्स इजी है केमिस्ट्री या बायो, अगर उनको देखते हैं रीड करने में पता चलता है फिजिक्स इजी है, तो फिर वो डर निकल जाता है ना फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, या फिर मान लो आपने 45 क्वेश्चन जल्दी जल्दी ऐसे एक बार पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा उसके स्टार्टिंग के 5 मुश्किल और बाद के 40 बहुत आसान, जैसे इस बार फिजिक्स में यही हुआ था, पहला ही क्वेश्चन ऐसा धमाकेदार था कि वो हुआ ही नहीं सॉल्व, गलत बात है, बाद में टीचर्स ने ही कहीं सॉल्यूशन सारे देखो एक मिनट में हमने सॉल्व कर दिया, खुद एक दिन लगा के, तो वो चीजें नहीं होती है, वो हाइपोथेटिकल चीजें, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, मैं सही गाइडेंस दूंगा कि जो मुश्किल है वो जनरली मुश्किल है, जो नहीं किया जा सकता आपकी रीच से बाहर है, उसके लिए इतना स्ट्रगल मत करो, इतना पेन मत लो, जहां आप अच्छा कर सकते हो आप उसको करो, प्लीज बैठ लो, बैठ लो, अच्छा लग रहा है सर भी जैसे ज्यादा एज नहीं है सर, क्या एज हो गया आपको 21 एज सर, पीडब्ल्यू में है, मतलब देखो सर की डेडिकेशन बहुत अच्छी है, सर जब पढ़ रहे थे आपकी एज के थे, मतलब अभी 2-3 साल का ही फर्क होगा, नहीं आप फिर मेरे से बड़े हो गए इसमें 1-1.5 साल तो मेरा था इसी तो आप बड़े हो सकते हैं, तो मतलब वही बता रहा हूँ, सर की डेडिकेशन बहुत अच्छी है, सर को मतलब इनकी डेडिकेशन देखिए पीडब्ल्यू ने खुद बुलाया कि सर आप पढ़ाओ, क्योंकि इनको तब से पढ़ाने का शौक, सबके अलग अलग सपने होते हैं, सर कॉमर्स में है, साइंस नहीं पढ़ाते, आपको लग रहा होगा सर का नंबर लेके नहीं काम आएगा, कॉमर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और सर की डेडिकेशन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, ये नोएडा आए थे बीच में, तो जब मुझे फिर ये पटना आ गया तो मैं स्पेशली इनसे बोला कि सर आप मिलो मेरे से, है ना, तो देखो मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये देखो 21 ईयर की एज में सर ने जॉब स्टार्ट कर दी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टार्ट कर दो, बट दिस इज ट्रुथ कि आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर अगर वो आग है आगे बढ़ने की तो आपको रोक नहीं सकता कोई उस तरीके से, ठीक है, ठीक है सर, बहुत क्यूट है ना सर, है ना, और बताओ कभी बिजनेस और पढ़ाते हैं कि आज ये सब डिवाइस नहीं है, ये चैप्टर डिवाइस नहीं है, तो कभी उसका 80% पूरा होता है, उल्टा करता है, आज से स्ट्रेटजी थोड़ी सी पलट दी 80% 70% हो रहा है, उल्टा करना चाहिए,
और अगर ऐसा नहीं उल्टा करके 10% भी नहीं होना तो सीधा ही कर लियो, वैसे होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए मेरी बात में आएगी सर, पहले 80% तो बोला था, तो 30% ही हो रहा है। कई बार पूरा भी हो जाता है, बट पर मैं बताऊं उसमें क्या तुमने 80% कर दिया, जीरो नहीं हो तुम, ठीक है ना। कई बार हम टारगेट करके हाइपोथेटिकल बनाते हैं कि हम इतना कर लेंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा ना फिर दिमाग में, आज तो मैं उठूंगा नहीं, पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं ये ना कर लूं, 5 मिनट बाद तुम गट पूरी बोतल पी जाते हो, है ना। हो जाता है कई बार कि आप इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे देते हो, ठीक है यार, ठीक है चलो थोड़ा सा ठीक है ना, एंजॉयमेंट बंद नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। करते रहो, 80% कर लिया ना बहुत है, नहीं मतलब 50% ही करके जाता था, ठीक है, तो भी अच्छे नाच किया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, करो, है ना। एक बार वो स्ट्रेटेजी में कह रहा हूँ करके देखना, और जरूरी नहीं है काम करें, क्योंकि हर जगह देखो कोई मेडिसिन किसी के लिए बनी, कोई किसी के लिए बनी है, तो सबकी डोज अलग होती है, पर उससे मैंने देखा है बच्चों को फायदा होता है, इसलिए मैंने कहा ट्राई करो, टेस्ट विद टाइम, ये टेस्टिंग टाइम, तभी तो टेस्ट बोलते हैं, इससे आप गलती करोगे सीख जाओगे और मेन एग्जाम में नहीं करोगे। अभी आप जितना मर्जी टेस्ट करना कर लो, अब सही समय है, पर डीमोटिवेट मत होना, नहीं कोई मुझे नाराज नहीं चाहिए, कोई मुझे उदास रहना नहीं चाहिए, सारे हंसते खिलखिलाते चाहिए, है ना। जब मुझे मिलो मुझे लगे कि यार मैंने पढ़ाया था, खुश अपनी लाइफ जिंदगी में बस खुश रहना जरूरी है ना बेटा। हर चीज से फर्स्ट सीट पे आके कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट सीट पे पहले बैठती थी, पहले बैठ रेडिएशन ज्यादा मेरा ताप ही इतना है, अब रेडिएशन नहीं आ रहे थे मैं बैठ, क्यों मेरे में से रेडिएशन नहीं निकल रही क्या? कौन से रेडिएशन निकल रहे थे? इंफ्रारेड, ये बढ़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो सब ही है, उनमें से तुझे बस वो 1 रुपए वाला याद है बेटा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद है। एक डाउट है, तो बन जाता है, स्पीड भी सही रहता है, और तो जब घर पे तो भी बन जाता है, लेकिन स्पीड कम होता है, लेकिन जब बड़ी क्वेश्चन टेस्ट में आ जाता है तो फिर बनता भी कम हो नहीं, जाता है, बन जाती है, बन जाती है, कम हो जाती है। वो स्पीड है ना, क्योंकि जब आप घर पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, आपने कभी उसके ऊपर टाइम लिमिट की डाली है। जब आप घर पे करते हो ना, तो सबसे गंदा तरीका क्वेश्चन करने का क्या है, एक क्वेश्चन किया, एक मैसेज का रिप्लाई कर दिया, है ना, टंग टंग एक बेल बजी है, देख तो लूं क्या पता नोटिस आ रहा हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको साइड रखो फोन को, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही फोन है हमारा, ठीक है ना। ये बात मैं भी नहीं पहले मानता था, मेरी बीवी ने मुझे बताई कि आप बहुत फोन में लगे रहते हो, हालांकि मैं टेलीग्राम से बच्चों के रिप्लाई कर रहा होता था, एक बार वो अलग चीज है, उसको नहीं समझ में आता, मेरे फोन पे लगे रहते हैं, मुझे पता मैं काम के लिए कर रहा होता हूँ, कई बार रील भी देखना होता है, ऐसी बात नहीं है ना, रील बनाते हैं देखते भी हैं, कई बार ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक फोन इज कंज्यूमिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन यू, सो व्हेनेवर यू आर सिटिंग, कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक टारगेट बनाओ, पहले 5 से स्टार्ट करो, एक बार मैं बोलूंगा 20 तो आप नहीं करोगे, 5 क्वेश्चन, अगर आप 1-2 क्वेश्चन करें तो 5 क्वेश्चन करने से पहले उठना नहीं है, आंसर भी नहीं देना होगा, फिर ऐसे टारगेट को 10 पे ले जाओ, 20 पे ले जाओ, तभी तो एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन कर पाओगे ना एक बार में। जैसे वो कह रहा है कि एग्जाम में स्पीड नहीं बन पाता है, क्योंकि जब आप टेस्ट कर रहे होते हो तो आपके पास अल्टीमेट टाइम है, 5 मिनट में तो एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो टेस्ट में 5 मिनट थोड़े थे हमारे पास एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जब हम घर पे बैठ के कर रहे होते हैं, हमारा एक ही टारगेट होता है क्वेश्चन सोल्व करना, हमारा कभी टारगेट नहीं होता कितनी देर में करना, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। बट अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो एटलीस्ट एक टारगेट तो रखो कि 20 क्वेश्चन करके ही उठेंगे, 10 क्वेश्चन करके ही उठेंगे, तो टारगेट हाइपोथेटिकल मत रखो, एकदम 20 का मत रखो कि आप करो ही ना, है ना, बैठने में दिक्कत हो जाए, पहले 5 कर लो, क्योंकि मुझे पता भी 5 की भी कैपेसिटी बहुत ही कम बच्चों की होगी, मुश्किल से 2 क्वेश्चन करते होंगे और उठ जाते होंगे, या तो पानी पीने के लिए, या फिर आवाज आती रहती होगी, या फिर हाँ मम्मी पापा को तंग कर देता होगा, थोड़ा सा होना पड़ेगा, आप स्ट्रिक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये एक बार करके देखना पड़ेगा, जब घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना, तो कह रहा है ना हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, ले लेना है, पर 15-20 क्वेश्चन करने से पहले उठना नहीं, ठीक है ना, करके देखिएगा ना एक बार ये स्ट्रेटेजी काम करके बच्चे स्ट्रेटेजी मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई है, हम लोग इस एज से निकले हुए हैं 2 साल पहले, तो हमें पता है, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है ये चीज कितनी होगी, बताओ तुम्हारी कितनी है? दादाजी क्यों बोल के उठे, मेरे 40 साल की कैसे, मेरा तो बाल विवाह हुआ, एक आध साल छोटा ही होगा तुमसे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सीखोगे ये स्ट्रेटेजी करना ही बड़ा आसान है, ठीक है ना।
और बताओ और लड़कियों की कोई क्वेरी नहीं है, लड़कियों को तो हमको तो पढ़ाई करवाना था वैसे सब्जेक्ट को रीड किए या फिर उसका रिवीजन किए, उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाने बैठे, टाइम लग जाता था ज्यादा। जो यार ये ना हम लोगों को एक बार लगता है कि क्लास में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में होता है। आप एक बार मुझे बताओ, आपने मूवी देखी कभी थिएटर में जाके, है ना? कभी देखी है थिएटर में मूवी? नहीं। घर पे देखिए कभी कोई पूरी मूवी बैठ के मूवी, मैं कोई तो एग्जांपल दे दो मुझे। सीरीज का एक एपिसोड देखा तो जब आप देखते हो तो पूरा मस्त फ्लो बनता है, नहीं बनता है ना, मजा आता है ना देखने में पूरा फ्लो। पर मैं आपसे उसके बाद एपिसोड अभी सुनो तो सुना दोगे, 2 दिन बाद सुनो तो आप सारी यादें याद रख पाओगे नहीं, जबकि उसमें आपका पूरा इंटरेस्ट आया है। तो ब्रेन है ना यार, वो कितनी चीजें याद रखेगा, उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। हम लोग ये चीज भूल रहे हैं कि ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है, ये कोई मशीन नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, आपने डाला बाहर आ गया डाटा बाहर निकालना पड़ना बड़ा मुश्किल है इससे, है ना? वही साइकिल वाली मैं बात कह रहा हूँ ना, जैसे आपको कि एक बार आदत पड़ जाएगी तो हो जाएगा, तो आप इसको ट्रेन कर सकते हैं, है ना? जैसे एक जिद्दी घोड़ा होता है ना, इसको साधना पड़ता है, नहीं तो वो आपको काबू नहीं करता। ये दिमाग की ऐसे ही वो जिद्दी है, इसको साधना पड़ेगा आपको। तभी तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस से आप परफेक्शन छोड़ सकते हो, है ना? Good, better, best. Never let them rest till good becomes better and better becomes best. ठीक है? जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ठीक है? ठीक है? प्रिपरेशन करके जाते, पर जब टेस्ट देने बैठते हैं ना तो माइंड हो जाता है कि बनेगा नहीं बनेगा। सोच रहे हैं सेकंड रिपोर्ट्स लाएं, जितना बनेगा मैक्सिमम बनेगा, और वहाँ ना कंसंट्रेशन का वर्क किया, आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आने को कोई बात नहीं, सीखना ही तो है ना, तभी तो ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं ना, प्रैक्टिस इसलिए तो कर रहे हैं ना बेटा। टेस्ट हम देख क्यों रहे हैं मुझे बताओ, टेस्ट का नाम ही टेस्ट क्यों रखा गया? आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को क्रिकेट मैच में खेलते हुए देखते हो, वो आज भी नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं बताओ मुझे? उनके मन में नहीं फोबिया, इतने ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने के बाद विराट कोहली नेट प्रैक्टिस कर रहा है, आप ये उसको जरूरत पड़ रही है, वो भी नर्वस है, वो भी आज पहली बॉल फेस करने से डरता है, वो भी पहली बॉल का आउट भी हो जाता है। अब ये देखो, तो आप क्या चीज हो, आप तो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये चीज सोचो, होगा वो फोबिया आएगा, पर धीरे धीरे तो वो फोबिया निकलेगा। वही साइकिल वाली बात, आप साइकिल पे पहले दिन बैठोगे तो आपको गिरने का डर तो लगेगा ही, गिरोगे ही ना, जमीन से नीचे तो नहीं गिर जाओगे, है ना? पहाड़ों पे तो नहीं चला रहे ना, ठीक है? तो आप एक बात समझो ध्यान से, डरो मत इस चीज से, ये प्रोसेस है। जब आप इस चीज को समझ लोगे ये प्रोसेस है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो मुझे इसी से तो कॉप अप करना है, ये चीज मेरे पास आ रही है, मेरे दिमाग में आ रही है, टाइम पास आ रहा है, अब 15 मिनट बचे हैं, कैसे मैं हाइप हो जाती हूँ, मेरे हाथ ऐसे काम का पानी लगते हैं, मुझे ऐसा कभी टेस्ट में ना, लास्ट के 15 मिनट में तो ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना। दूसरी चीज ना, एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं आपके साथ क्या होती है। मान लो आपने कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा, 9 क्वेश्चन पढ़ा, नहीं हुआ, अब 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन को लेके चलते हो, क्वेश्चन 10 पढ़ रहे हैं, दिमाग में 9 चल रहा है ना, वो तो जाता, अरे यार आ तो गई थी इफेक्टिव, फिर पहुंच जाते हो 9 पे, फिर नहीं आता, फिर धीरे-धीरे में 10 पे आता, फिर टाइम ही निकल जाता है, छोड़ दिया जिसको एक बार, छोड़ दिया, पलट के नहीं देखना है ना, ठीक है ना? पलट के मत देखो, कोई बात नहीं, लास्ट में टाइम बचेगा तो हमने उसको जितना वो एक्सपेक्ट करता था उतना टाइम दे दिया था ना, है ना, उसकी जरूरत का टाइम दे दिया था ना। तो आप कहोगे सर ये तो हो नहीं पाता, आप कह रहे हो पर करने में फर्क है, तो एक दिन में तो होगा ही नहीं ना, अभी तो कह रहे हैं ज्यादा कैसे होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आदत बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदत बन जाएगी ना, जब चीज तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप कंपेयर करो अपना पहला टेस्ट और अब के टेस्ट में, तो बहुत फर्क होगा या नहीं होगा? जब आप देते थे तब आप इतना नर्वस होते थे, सब्जेक्ट जरूर हार्ड होता जा रहा है ना, ये होता जा रहा है, बट एटलीस्ट आपके अंदर वो एक क्या कहते हैं टेस्ट को देने का एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है ना, तो ये चीज आएगी, वो एक्सपेक्टेड, उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये हमारा ध्यान ही है, तो एक बार में 10 जगह सोचने की कोशिश करते हैं, काम एक मिनट से करना है, ठीक है ना? अगर मेरा गाइस फाइनली टीचर्स आए एंड बच्चों को मोटिवेट, डाउट्स वगैरह क्लियर किए एंड अब शायद चले जाएंगे गाइस।
देख सकते हो ये सर उनको रिस्पेक्ट देते हुए। ये बार आयुष सर के लिए तालियां बजाते लाइव पढ़ाते हैं एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। बच्चों की मैथ्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है और यहाँ के जितने बच्चे हैं सभी नीट के हैं, जेई वाले सारे भाग गए हैं। सुबह आए हुए थे और सुबह की क्लास खत्म हो गई थी उन लोग की 1:30 बजे, तो आई थिंक वो सब निकल गए हैं। वो इतना ज़्यादा सीरियस लेते भी नहीं जेई वगैरह को, तो इस वजह से वो जल्दी चले गए। आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग रुके रहे। और सर बिहार शरीफ नालंदा के सभी स्टाफ एंड फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, सभी बच्चों से मिलने आए, उनके जो कंसर्न्स थे उनके बारे बच्चों का बीच में काफी कंसर्न्स आ रहे थे कि समझ कम आ रहा है और बहुत बेसिक डाउट्स भी आ रहे थे, कंसेप्ट में दिक्कत आ रही थी। और इस बात के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप वहाँ से आए और सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाए। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ने जो भी टिप्स आप लोगों को दी स्पेशली ड्रॉपर हैं, बाकी जो आगामी छात्र हैं जो आने वाले समय में नीट के एग्जाम्स में अपीयर होंगे और बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि सर ने जितने भी टिप्स दिए वो आप लोग फॉलो करेंगे और एग्जाम प्रिपरेशंस में एंड परफॉर्मेंस में वो चीज़ आप लाएंगे जिससे कि आप लोग का बेटरमेंट हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। राइट, सो धन्यवाद सर। और यहीं पे डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोग भी लेट हो रहे हैं तो आप लोग अब जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सर।